Hello students, I'm here with another video from the chapter of class 7th Science NCERT book. The name of the chapter is Reproduction Plants. So students, this is chapter number 12 of class 7th book and we are discussing about the different types of reproduction in the plants. So students, we'll be studying more about in today's class about the types of reproduction, as we have already studied few of the points related with the asexual mode of reproduction. Before that, I must tell you what are the things which we have done in yesterday's class. So in yesterday's class, after the introduction of the reproduction word, which means it is a process by which a new variety is going to be developed, a new variety of plant is going to be developed with the help of the seeds or without the help of the seeds. तो ऐसे conditions में जब भी number increase करता है plants का, तो उन्हें हम कहते हैं reproduction. This process is known as reproduction. Now we were discussing mainly about the types of reproduction, that is the mode of reproduction, in which asexual mode of reproduction was the concept which we discussed yesterday, in which we saw about the vegetative parts and the reproductive parts of the flowers, reproductive parts of the plant. अब वेजिटेटिव पार्ट से जब भी कोई भी प्लांट्स ग्रो करता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द स्टेम, इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द रूट्स, इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द लीव्स. तो जब भी कोई भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा तो उस कंडीशन में वेजिटेटिव पार्ट्स से प्लांट्स ग्रो करते हैं. ठीक है, तो वेजिटेटिव पार्ट्स में से मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट्स हैं, दैट इज रूट, स्टेम एंड लीव्स. बड्स भी हैं बट फिलहाल आपको इतना ही है आपके बुक में कि रूट, स्टेम एंड लीव्स पे ही हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. तो ऐसे वैराइटीज जो स्टेम से ही ग्रो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल द शुगर केन, द अदर टाइप्स ऑफ द स्टेम्स लाइक पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, सब से कुछ ना कुछ, अनियन भी हो सकता है यहाँ पर. तो ऐसे कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं जहाँ से न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं बट सीड से ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कई और टाइप्स के वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकते हैं, दैट इज कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग. तो कटिंग टेक्स प्लेस बिकॉज इन द प्लांट्स वेयर the hard woody stem where the flexible stems, cutting takes place in the flexible stem as well as in the hard woody stem. स्टेम को बस कट करना है और फिर उसे सो कर देना है और फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि कुछ नए प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं. लेयरिंग में लेयर कर देंगे आप एक फ्लेक्सिबल ब्रांच को प्लांट की, जैसे मिंट की हो सकती है, ग्रास की लेयरिंग की जाती है ना, और भी बहुत सारे ऐसे वैराइटीज हैं जिनकी लेयरिंग की जाती है. अपने से भी लेयरिंग आपको देखने को मिल सकती है. नॉर्मल गार्डन्स में भी आप देखो ग्रास के बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होंगे, जो ग्रास के बहुत सारे ऐसे स्ट्रैंड्स हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं और रूट्स होती हैं बहुत सारी, और बीच बीच में आप देखेंगे रूट्स प्रेजेंट है. तो दे आर द रनर्स एज वेल एज दे आर द लेयरिंग हैज बीन डन. ऑटोमेटिकली वो अपने से नेचर में ही रनर्स के हेल्प से, रनर्स होने की वजह से उनमें लेयरिंग ऑलरेडी हो जाती है. बट पर्पसफुली अगर आप लेयरिंग में की जाती है लेयरिंग, तो लेयरिंग में हम एक प्लांट की ब्रांच को लेके उसको हम लेयर कर देते हैं सॉइल के अंदर. ठीक है, तो अब ये बात हो गई लेयरिंग की. इसमें हमने जैस्मिन के बारे में पढ़ा था, हमने इसमें बगनवेलिया के बारे में पढ़ा था. ऐसे ही बहुत सारे और भी प्लांट्स हैं जिनमें ये लेयरिंग की जाती है, जिसकी फ्लेक्सिबल स्टेम है, जो बेंड करने पर टूटेगी नहीं, हर्बेशियस स्टेम होनी चाहिए. आफ्टर दैट वी सॉ अबाउट the next was grafting, where 2 different varieties of the same plants were taken, and then one was treated as a stalk and the other was treated as the scion, and then scion and the stalks were joined with each other, and after that the new variety would be developed from that joint portion. उसके बाद हमें देखता है नेक्स्ट जो है, दैट इज अबाउट budding. In today's class, yes, one thing was left, that is tissue culture. तो एक और asexual mode of reproduction को हम डिस्कस करते हैं. जिसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर.
इसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर पे एक हम टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में मीडियम, कल्चर मीडियम ले लेते हैं। Now this culture medium must contain all the essential nutrients must be there। अब ये essential nutrients में ग्लूकोज हो सकता है, हार्मोन्स हो सकते हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं, ओके, इट कुड बी मेनी अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। सॉल्यूशन के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। और फिर इसमें हम छोटा सा सेल, एक टिश्यू डाल देते हैं। टिश्यू, व्हाट इज अ टिश्यू? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक, ये हमने पढ़ा हुआ है। टिश्यू क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग द स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। जैसे आपको मैंने बताया था हार्ट के केस में एक कार्डियक मसल्स हैं, एक टाइप के टिश्यूज से बनी हुई हैं, जिनमें कि ये टिश्यूज डिवाइड करते हैं और फिर वो सिर्फ जो भी ग्रो करना है प्लांट्स को, इन प्लांट्स को, तो वो डिजायर्ड टिश्यूज होते हैं। अब ये जो मल्टीप्लाई कर सकें ऐसे टिश्यू हम लेते हैं, तो टिश्यूज की भी बहुत सारी वेराइटीज हैं। इतना आपको डिटेल में नहीं जाना, बस मैं आपको एक सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ फॉर क्लास 7th। In this, what is said that this tissue is a group of cell which is being placed inside this culture medium. It is left for some days under the supervision, under the observation, और उसके बाद फिर इसमें आप देखेंगे कि छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। You will see that small plants will be grown inside the test tube। ठीक है? Now these are called plantlets, और ये कल्चर मीडियम हम चेंज करते रहते हैं रोज रोज। plantlets, once the plantlets are seen, they are kept under more observation। फिर इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं और उसके बाद इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं सॉइल के अंदर। ये सब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है। हम टेस्ट करते हैं वेदर द सॉइल में जाने के बाद ये प्लांट्स are they going to die or they are going to survive। So we are going to test all these things। After that we will see कि ये सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं और फिर ग्रो करने के बाद में ये टिश्यूज डिवाइड करके और फिर नया वैरायटी का प्लांट बना लेते हैं। ओके, और फिर अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, तो फिर लार्ज नंबर ऑफ टिश्यूज आर बीइंग ट्रांसफर्ड इन द कल्चर मीडियम्स। दे आर बीइंग प्रोवाइडेड विद द न्यूट्रिएंट्स। अब उसके बाद ये अच्छे से ग्रो करते हैं और फिर ग्रो करने के बाद में ये हम प्लांट्स को एक साथ हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब्स रेडी कर सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ प्लांटलेट्स रेडी कर सकते हैं और एक बार में बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं। सो ये एक बहुत एडवांटेजेस तरीका है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या डिसएडवांटेजेस हैं? डिसएडवांटेजेस ये हो सकते हैं कि जब हम टिश्यू लेते हैं कहीं से, एक बहुत सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है। It is a very delicate process where the tissue could be damaged, and if any damage is going to take place, it is going to destroy the complete culture media. It is going to destroy the complete types, complete parts of the variety of the plant। सारा खत्म हो जाएगा एक बार में। अब उसके बाद फिर कैसे आप न्यू प्लांट्स लेकर के आते हैं? अगेन इट इज अ वेरी टफ जॉब। सो ऑल दीज आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस रिलेटेड विद द टिश्यू कल्चर एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मोस्ट प्रॉब्ली कोई ज़्यादा बहुत हार्मफुलनेस नहीं है, बहुत डिसएडवांटेजेस नहीं है। ओके, वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बडिंग। बडिंग is again another type, another example of asexual mode of reproduction, where budding takes place in the unicellular organisms like yeast. It takes place in unicellular organisms। Unicellular means one cell। ऐसे organisms जिनमें एक सेल प्रेजेंट है, जैसे yeast। Yeast is a fungi। Yeast is also used in the baking industries। ठीक है, बेकरी इंडस्ट्रीज में ये यूज किया जाता है
और ईस्ट सेल्स एक सेल है और जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ओके, इट इज अ सेल हैविंग अ न्यूक्लियस. फिर साइटोप्लाज्म. वेरी सिंपल स्ट्रक्चर एंड दैट इज व्हाई इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एक फंगस है जो कुछ ऐसा दिखता है और फिर इसमें आपको बडिंग देखने को मिलती है. एंड बडिंग इज अ प्रोसेस बाय विच यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ दीज वैरायटीज ऑफ द ईस्ट. तो ये ईस्ट वैरायटीज इंक्रीज कैसे होंगे? विद द हेल्प ऑफ बडिंग. ओके, बडिंग. ईस्ट को हम यूज करते हैं बेकिंग इंडस्ट्री में डाव बनाने के लिए. डाव में डाल देते हैं, फिर कुछ देर के बाद इसको क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि ये बडिंग करके और बहुत जब रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर, तो रेस्पिरेशन की हेल्प से इट रिलीजेस अल्कोहल एंड it releases carbon dioxide gas which is getting trapped inside the dough and it makes the dough fluffy. It gives rise to a very soft dough. ठीक है, उसके बाद फिर हम यूज कर सकते हैं उसको डिफरेंट टाइप्स के थिंग्स बनाने के लिए. Okay, now we go on to the things which are written there in your book. We'll see that you have already learned about the tiny organisms called yeast and which can be seen only through the microscope. Yes, this could not be seen under ऐसा स्ट्रक्चर आपको नॉर्मल आई से देखने में नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे then you will be seeing the yeast cells. It will be available in the microscope. Now the growth of these grow and even multiply in few hours if sufficient nutrients are being available to them. Yes, तो बहुत फास्ट ये ग्रो करते हैं, इसीलिए इनको हम 2-3-4 घंटे के लिए हम लोग डाव को छोड़ देते हैं और फिर वो देखेंगे कुछ देर के बाद में विल सी दैट द डाव इज राइजिंग. एंड व्हाई इट इज बीइंग राइजिंग? इट इज राइजिंग बिकॉज क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है डाव में और जो इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम को. ओके, फाइन. These grow and multiply in a sufficient amount. Remember that the yeast are the single-celled organism. Let us see how they are getting reproduced. We can demonstrate this activity. We can see this activity as I have shown you there also. And again I am discussing this. And this is activity number 12.3. You can take a piece of yeast cake or a yeast powder from baking industry or the chemist shop. You can take a pinch of yeast and place it under a container with some water. Add a spoonful of sugar, shake and dissolve it. Keep it warm in a room. Keep it warm. Keep it in a warm part of the room. मतलब बहुत ठंडी में नहीं रखना, नॉर्मल टेम्परेचर में रखना है इसको. After an hour, put a drop of this liquid on a on a slide and watch this under a microscope. You will take 1 drop of that yeast solution after keeping it for 2-3 hours. You will see that take a small drop with the help of a dropper and place it on the slide. You can place cover slip on it and you can watch it. You can observe it after putting glycerine on it. फिर आप देखेंगे कि उसमें कुछ ऐसे सेल्स होंगे जिनमें से छोटे छोटे नए सेल्स निकलना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, this process is known as budding. This complete process is known as budding. जो ये small bud-like portions are arising, the small yeast is arising from it, is known as the bud. They are the buds. एक साथ एक bud भी प्रोड्यूस हो सकती है, एक साथ कई सारे buds भी प्रोड्यूस हो सकते हैं. Chains of buds could also be produced. Okay, it depends upon the time which you have given for the growth of the buds. फिर उसके बाद ये डिटैच हो जाते हैं, अपने से अलग हो जाते हैं पेरेंट बॉडी से. दिस इज पेरेंट सेल, पेरेंट ईस्ट सेल. ये ग्रो कर जाता है और फिर क्या होगा? बड्स इसमें से रिलीज हो जाती है और फिर ये ग्रो करके कहीं और चले जाते हैं. कहीं और ग्रो करते मतलब कहीं और का मतलब चल के नहीं चले जाते हैं, बट स्टिल they could be detached from the parent body and then they would be growing in a separate environment, in an independent environment, and which कहीं जहाँ पर भी न्यूट्रिएंट की सप्लाई अच्छी होगी वहाँ ये पूरा कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये फंजाई हैं and they are the saprophytes. They require nutrition from outside. They are saprophytic in nature. Now a small bulb-like
projection is coming out from a yeast cell which is known as the bud, as I have shown you here. This is the example of bud. And bud gradually grows and detaches from the parent cell and grows into a new yeast cell. This detaches from the parent cell and it grows into a new yeast cell. Sometimes another bud arises, forming a chain of bud. This process continues for a large number of yeast cells are produced in a very short time. तो बहुत शॉर्ट समय में ऐसे बहुत सारे ईस्ट को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं. एंड दिस इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस ऑफ बडिंग वेयर अ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स, अ न्यू चेन ऑफ बड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड एंड देन उसके बाद फिर वो नया ईस्ट ग्रो कर सकते हैं. दिस वॉज अ टाइप ऑफ एग्जाम्पल ऑफ बडिंग इन ईस्ट. ओके, मैंने यूज भी बता दिया. और उसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है फ्रैगमेंटेशन. Fragmentation. Now, what do you understand by fragmentation? Fragmentation, you have already seen a slimy green patch in a pond or in the stagnant water bodies. These are the algae. When water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by the process called fragmentation. An alga breaks up into two or more fragments. These fragments or the pieces grow into a new individual. This process continues and covers a large area in a short period of time. Fragmentation takes place in algae. Okay, algae are the green plants. एंड आप देखेंगे कहीं पर अगर पॉन्ड है या कहीं ऐसा वाटर बॉडी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट वाटर प्रेजेंट है, यू विल सी दैट दिस ग्रीन, पूरा पॉन्ड ग्रीन हो जाता है. क्यों ग्रीन हो जाता है? क्योंकि उनमें बहुत सारी एल्गी ग्रो कर जाती हैं. अब ग्रो कैसे करती हैं? एक एल्गी नहीं है, बहुत सारी एल्गी हैं. ठीक है, तो दे आर बीइंग डेवलप्ड, दे आर बीइंग ग्रोन विद द हेल्प ऑफ द फ्रैगमेंटेशन. स्मॉल फ्रैगमेंट्स आर देयर, स्मॉल फ्रैगमेंट्स are helping the algae to grow with the help of fragmentation. ठीक है, एक एल्गी स्पाइरोगैरा बहुत ज़्यादा कॉमनली फ्रैगमेंटेशन शो करता है. एक एल्गी है ये, ठीक है, विच इज हैविंग अ स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट. अभी इतना ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं, बट आप नाम याद कर सकते हैं. दिस इज स्पाइरोगैरा. स्पाइरोगैरा इज एन एल्गी विच इज हैविंग ग्रीन कलर्ड कंप्लीट स्ट्रक्चर. So this Spirogyra accidentally breaks into two pieces, एक piece और दूसरा. ठीक है, this is having the chloroplast. After some time, you will see that this broken portion will give rise to a new Spirogyra. मतलब यहाँ से मान लीजिए broken piece है, इसके आगे ये grow कर जाएगा. Similarly, broken piece है, इसके आगे ये grow कर जाएगा और वो पूरा फिर cover spiral chloroplast complete हो जाएगा. So this is the newly grown part. ग्रोन पार्ट ऑफ एल्गी. एक ये है ग्रोन पार्ट. तो जितने भी फ्रैगमेंट्स में, अब फ्रैगमेंट्स का मतलब स्मॉल पीस ऑफ एल्गी. तो स्पाइरोगायरा का जो फ्रैगमेंट है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ new Spirogyra algae, and this process is said to be as fragmentation because this is giving rise to a new plant with the help of new fragments, small fragments. and उसके बाद हम क्या करते हैं, fragments को बहुत सारे ऐसे small pieces में लेके आते हैं और फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि ये ग्रो कर जाता है, आराम से ग्रो कर जाता है. पूरा पॉन्ड में ग्रीन कलर का algae फैल जाता है. So this was about fragmentation. Now Spirogyra, that is an algae, is responsible for the fragmentation, and ये fragmentation सबसे ज़्यादा important है algae के केस में, क्योंकि algae they are broken into small pieces and each piece is called fragment.
इस फ्रैगमेंट में ही पूरा का पूरा जो ग्रोथ है प्लांट का विच इज डिपेंडेंट, ओके, क्योंकि न्यूट्रिशन तो है ही उस पॉन्ड में, बस ग्रोथ नहीं है तो ग्रोथ भी आपकी जो एल्गी है वो ग्रो कर जाती है बिकॉज ऑफ द growth of the fragments which are present in those ponds. Next asexual mode of reproduction is the spore formation. Spore formation. Okay? Spore formation का क्या मतलब है? Spore formation is a process by which spores, the increase in number of the individual will help of the spore. Where the growth of plants takes place with the help of what? With the help of spores is known as spore formation. Okay, this is known as spore formation. अब ये जो स्पोर फॉर्मेशन है, उस स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर्स का क्या मतलब है? स्पोर्स आर द माइक्रोस्कोपिक structures which can give rise to a new plant. ठीक है, which can give rise to a new plant. So these are called as spores. अब हम देखते हैं कि ये स्पोर फॉर्मेशन हो किस में रहा है. अगेन इट टेक्स प्लेस इन फंजाई. ओके, द स्पोर फॉर्मेशन ऑल्सो टेक प्लेस इन द फंजाई. इस बार जो फंजाई हम लेंगे दैट इज राइजोपस. ओके, दैट इज राइजोपस. अब ये राइजोपस जो फंजाई है इसमें कैसे ग्रो करेगा फंजाई, इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. पहले तो see that these fungi they grow on a base or something. ठीक है, उस जिस भी मीडियम पे ये ग्रो करती है. एक्चुअली दिस ऑल द फंजाई आर द सैप्रोफाइट्स. तो कहीं ना कहीं इनको कुछ मीडियम चाहिए, कहीं ना कहीं इनको कुछ ये इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट के लिए, कहीं से सैप्रोफाइट्स के लिए न्यूट्रिशन तो मिलना है. तो वो कहाँ से मिलेगा? यहाँ पर एक आप कोई भी पुरानी लकड़ी पे देखिए बहुत सारे फंगस ग्रो कर जाते हैं. ब्रेड मोल्ड है, राइजोपस को हमने लिया तो राइजोपस एक ब्रेड मोल्ड है. ज़्यादातर ये आटे पर, डाव पे, ब्रेड पे, ऐसे चपातीस पे, तो ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं जो बासी हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, रॉटन हो जाते हैं, दे आर बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ दिस फंगस कॉल्ड राइजोपस. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेड मोल्ड. ओके, देयर स्ट्रक्चर इज लाइक अ पिन, पेपर पिन के जैसा ये स्ट्रक्चर है. तो बहुत टाइनी है, हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, बस कुछ एक पैचेस आपको नज़र आएंगे अगर आप ब्रेड रख दीजिए. और फिर बहुत लेस अमाउंट में ये ग्रो करते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से ये बहुत छोटे छोटे हैं बट बहुत ज़्यादा अमाउंट में पूरे ब्रेड पर ये बहुत कम समय में फैल जाते हैं. ठीक है, अब ब्रेड के ऊपर कुछ दिन आप ऐसे मॉइस्ट ब्रेड को छोड़ दीजिए. यू विल सी दैट द स्पोर्स आर गोइंग टू जर्मिनेट. Now where are these spores present?
These spores are present inside this fruiting body. अब मैं इसका लेबलिंग कर देती हूँ. These are called rhizoids. रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. एक्चुअल में रूट्स नहीं है. क्यों रूट्स नहीं? क्योंकि ये प्लांट्स बहुत प्रिमिटिव टाइप के हैं अभी, मतलब बहुत छोटे प्लांट्स हैं जो हमें दिखते भी नहीं हैं. इतने छोटे हैं कि हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है देखने के लिए इन प्लांट्स को. अब इन प्लांट्स में पूरे एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं हैं. दैट इज व्हाई दे आर द रूट लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड राइजोइड्स. राइजोइड्स में फिर दिस इज कॉल्ड स्टोलन. दिस इज कॉल्ड स्टोलन. ठीक है. दिस इज कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी. अब ये जो फ्रूटिंग बॉडी है इसके अंदर ही स्पोर्स बनते हैं. कैसे? बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पाउडर लाइक स्ट्रक्चर्स. दे आर द सीड लाइक स्ट्रक्चर्स. रिमेंबर, कैसे ग्रो कर रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, ये सब कुछ आपको आगे की क्लासेस में पढ़ना है. बट still you should know that these are the small microscopic powder like structures which are present inside the fruiting body of the bread mold, fruiting body of the mold. And then once they are completely matured, the fruiting body bursts up. It bursts up and they are flown into the air. It bursts up. So this starts floating into the air. अब जैसे ये फ्लोट करते हैं एयर में, ये जहां भी जिस भी जगह पे सेटल हो जाएंगे वहीं पर ये ग्रो करके एक और नया मोल्ड बना लेंगे. ग्रो करने का मतलब है जैसे आपका प्लांट ग्रो करता है रूट और शूट, वैसे ही ये ब्रेड मोल्ड ग्रो कर जाते हैं. ठीक है. सेम वही स्ट्रक्चर्स है बट नाम से हम अलग से जानते हैं क्योंकि इनमें राइजोइड, स्टोलन एंड फ्रूटिंग बॉडी है जिसके अंदर ये स्पोर्स प्रेजेंट. दीज आर द spores. Okay, so these spores are going to develop, these spores are going to fall on the surface and they will grow, they will germinate and they are going to grow into a new plant. Fine. Under unfavorable conditions, these spores remain, they will not be germinating, they are going to remain like that for many days, and once the favorable condition comes, they start germinating and forms a new bread mold. Okay, so in chapter 1 we have learned about the fungi on the bread piece growing from the spores which are present in the air. Repeat, you have to repeat that same activity. ठीक है. Observe the spores which are like cotton mesh के जैसा वो डेवलप करता है. हमें बस white, green, yellow, black patches नजर आते हैं. Black patches जो नजर आते हैं उसको अगर आप बिल्कुल lighter hand से if you are going to touch them, you will see that a black powder substances would be present in your hands and those are spores. अब जब उसे आप देखेंगे तो it acts like a seed. It acts like a seed. It grows, germinates, grow into a new plant. It keeps floating in the air and they are very light and they cover a very long distance. Spores are asexual reproductive bodies. Each spore is covered by a hard protective covering which can withstand in the unfavorable conditions. Okay. तो बहुत दिनों तक ये ऐसे ही हार्ड कवरिंग के अंदर स्पोर्स बंद रहते हैं एंड दे कुड डेवलप. दीज आर स्पोर्स. बहुत छोटे होते हैं, हमें दिखते नहीं हैं, बस आप माइक्रोस्कोप में इसको देख सकते हैं. अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे रिमेन लाइक दैट ओनली. जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, मतलब फिर से कोई अगर ब्रेड पीस मिल जाएगा उसके ऊपर ये स्पोर्स सेटल हो जाएंगे, दे विल ग्रो, दे विल जर्मिनेट एंड दे आर गोइंग टू ग्रो इनटू अ न्यू मोल्ड. ओके. पिन मोल्ड, ब्रेड मोल्ड, बहुत सारे टाइप के मोल्ड्स होते हैं. Under favorable conditions, spores are going to germinate, develops into a new individual. Plants like as mosses and the ferns, they are also developed by the means of spores. आपने देखा भी होगा ferns देखे हैं, बहुत सारे decorations में use किए जाते हैं. green color के जो leaves हम use करते हैं उनको उनके जो leaves हैं उन leaves के पीछे इस तरीके की leaves होती हैं. उन leaves के पीछे जब आप देखेंगे बैक साइड में, you will find that small seed like structures are present. They are called spores and these are the leaves of fern. Okay, so fern की leaf है ये. So this is known to be as the development of the structures with the help of the spore, or this was all about the spore formation. Fungi और ferns दोनों ही grow करते हैं with the help of the spore formation. ठीक है. Just like the chalk dust
छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स के फॉर्म में ये स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए बोला भी जाता है कि आपको बहुत एलर्जी भी हो सकती है। इसीलिए ऐसे सब्सटेंसेस को वी कैन नॉट ईट वेयर दीज फंगस आर ग्रोइंग, दीज आर बैड फॉर आवर हेल्थ, they are causing diseases. So these are the process by which the fungus is growing, that is the spore formation. Even we saw about one more variety where that was yeast, which was single celled animal, which was single celled plant fungus, which was growing with the help of the budding process, multiple budding, single budding. Okay, it takes place in the fungi. So this was all about today's video, children. I will be meeting you all in the next class. We'll be discussing some more examples of the next things which are there in the chapter. Okay, so this was all about today's video.